हेलो गाइस, वेलकम टू टेन डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हमारा है चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑफ 1950 टू 1990। अब देखो यहाँ पे बात आती है 1950 1990 तक क्यों पढ़ रहे भैया। देखो हम मैं बात करता हूँ फेज को, बताओ कि एक बार क्यों पढ़ रहे हैं इस तरीके से। 1947 में देश आजाद हुआ, 1990 और याद करें इससे पहले का जो पार्ट था सारा ब्रिटिश के अंदर था। यहाँ पे हमने 1950 हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आए, जिसके बाद हम 1990 तक करा। 1990 के बाद 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। क्या लेके आए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह लो या एलपीजी रिफॉर्म्स कह लो, राव मनमोहन मॉडल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो इस इकोनॉमी की फेजेस हमारी चेंज हुई, तो हम इस फेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 1990, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। क्या ख्याल छुट्टी क्या? देखो, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, इसका मतलब होता है समाजवाद। क्लियर है बात यहां तक? अब कैपिटलिस्ट में होता क्या है? इन कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी there is no role of the government, everything must be run by the market only. That means कि प्राइवेटाइजेशन बूम पे है, सब कुछ मार्केट डिसाइड कर रहा है, जिसका पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद का मतलब होता है सब कुछ किसके हाथ में? स्टेट और पब्लिक, दैट मीन गवर्नमेंट। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सारी चीजें करेंगे। कंपनीज प्रॉफिट मोटिव पे रहती है, मेक मनी, ऑल कंपनीज हैव ओनर एंड मैनेजर्स। सोशलिस्ट में क्या होता है? वर्क ऑफ और वेल्थ टर्न डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, जो भी प्रॉफिट है सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। गवर्नमेंट जॉब बाय एनफोर्सिंग लॉज रेगुलेशन टू मेक श्योर देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेटली रन कंपनीज। गवर्नमेंट डिसाइड हाउ वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। बट इन दोनों में फर्क क्या था? सबसे बड़ा ये इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड नेशन का पार्ट है। आज के जितने भी जो भी डेवलप्ड नेशन है सब में कैपिटलिज्म चलता है, अंडर डेवलप्ड नेशन में सोशलिज्म चलता है। द कंपनी विच फॉलो कैपिटलिज्म इज नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड दिस इज नोन एज सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना है मेरे पास, इसका बेस्ट एग्जांपल पूरा वेस्टर्न जो यूएस से ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इन दोनों के कुछ फीचर्स हमारे इंडियन, हम 1947 में आजाद हुए, हमने कहा भैया अब हम क्या करें, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम ले। देश की जनता गरीब है, ठीक है, पैसा इतना है नहीं। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो गरीब जनता है उसका खून चूस चुके हैं लोग। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ फीचर्स इसके लेते हैं, कुछ फीचर्स इसके लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने फीचर्स देखो, उन्होंने फीचर्स क्या थे जो अपने यहाँ पे आएंगे, देखो एग्जाम्पल के साथ। ऑन बाय प्राइवेट फर्म्स, ऑन बाय द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव। जैसे प्राइवेट फर्म की बात कर लो, रिलायंस, यहाँ पे जितने भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या यूनिट्स है, सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? सोशलिज्म के अंदर। इनकम डिटरमाइंड द मार्केट फोर्स, यानी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, मार्केट डिसाइड करता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, यानी कि सब कुछ किसका था? गवर्नमेंट कर रही है, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होंगे, प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, efficiency, market incentive, encourage firms to cut cost। ठीक है, गवर्नमेंट ऑन फर्म्स हैव fewer incentive to be efficient। कम मिलेगा, ठीक है, चलेगा। लिमिटेड टैक्सेस, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाई प्रोग्रेसिव टैक्सेस, हाई स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब ये होता है 10 लाख की इनकम है तो 5%, 15 लाख की इनकम है तो 7%, 20 लाख की इनकम है तो 8%। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स आपको बढ़ता चला जाएगा। हेल्थ केयर, left to free market, health care provided by the government, inequality, market failure, monopoly, सारी चीजें इसके अंदर। inefficiency of state industry, सॉरी, एडवांटेज, डायनामिक इकोनॉमी है, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी को बढ़ाता है। तो हम दोनों, हमने क्या किया इंडियंस ने, हम दोनों इन दोनों को ऐड किया। हमारी इकोनॉमी कौन सी निकल के आई? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कुछ जगह हमारा प्राइवेटाइजेशन अच्छा चल रहा है और कुछ जगह हमारा सोशलिज्म अच्छा चल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। इंसेंटिव टू बी रिच, एनकरेज इनोवेशन, फर्म्स कैन गेन मोनोपोली, ठीक है। फर्म्स हैव इंसेंटिव टू एफिशिएंट, फर्म्स हैव मोनोपोली पावर टू पे लो वेजेस, कंज्यूमर फ्री टू चूज प्रोडक्ट दे डिसाइड, कंज्यूमर फ्री है। एक्सटर्नलिटीज कैन डैमेज द एनवायरमेंट, ठीक है। प्रिवेंट लार्ज ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट, ट्रेंड टू लीड टू द लार्ज इनइक्वालिटी, better than alternatives, prone to boom or bust in the economic cycle। That means capitalism के फायदे भी तो capitalism के
कुछ नुकसान भी है। सेम आ जाएगा हमारा सोशलिज्म, नहीं दे रखा भैया उन्होंने, अरे मैं ना भूल गया यार। चलो देखते हैं अब मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज अलाउड, इकोनॉमिक प्लानिंग थी, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, दोनों चीजों पर हमने काम किया है। प्राइस मैकेनिज्म, कंट्रोल प्राइस था, चेक ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को हम चेक कर रहे थे, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर को हमने खत्म कर लिया। लेकिन जहां जहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट का रोल है वहां पे हमारी मोनोपोली चल जाती है, जैसे इंडियन रेलवे, ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवे क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में पूरा कंप्लीट, ठीक है, किसकी मोनोपोली चलेगी, उसकी। कोई इतना बड़ा कोई हमारे पास कॉम्पिटिटर तो नहीं कर रहे कि प्राइस कर, लेकिन क्या क्या गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया कि वी आर गोइंग टू प्राइवेट ट्रेन्स, ठीक है, ट्रैक सरकार गए, प्राइवेट कंपनीज को हमने टेंडर दे रखा है पूरे प्रॉपर कि भाई ये ट्रेन है, ठीक है, इसका रख रखाव देखभाल सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, इसका जो किराया है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसमें कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड करा देगी। व्हाट्स प्लान, प्लान का मतलब क्या, प्लान का सिंपल सा डेफिनेशन है, हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, सिंपल, हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इज अ डेफिनेशन ऑफ प्लान, ठीक है, हाउ the resources of nation should be put in use, ठीक है, वही बात कर रहा था। It should have some general goals as well as specific objective which are to be achieved within the specific period of time. Plan की definition ये है। The plan are of 5-year duration is called 5-year plan। कहाँ से लिया हमने कॉन्सेप्ट, रशिया से लिया। कहाँ से लिया, रशिया से लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि भैया तुम 4-5 दोस्त हो, गोवा का प्लान बना रहे हो, प्लान आया ना वो प्लान बना, तो प्लान का मतलब क्या है कि आपको उसमें अपना टाइम, पहले आप टाइम देखते हो कितना दिन लगेंगे, कैसे जाना है, कितने पैसे हैं, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और उस टाइम को ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंजॉय किस तरह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात, गोवा के प्लान 100 में से एक दोस्त के पूरे होते हैं, 99 के फेल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इतना प्लानिंग की जरूरत क्या थी, देखो जब इंडिया को आजादी मिली, ठीक है, इकोनॉमी वाज ग्लोबलिंग इंडस्ट, यहाँ पे कह सकते हैं स्टैगनेंट इकोनॉमी थी हमारी, कौन सी इकोनॉमी थी, स्टैगनेंट इकोनॉमी, ठीक है। ब्रिटिश गए, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उलझी हुई पूरी एक तरीके से। फादर ऑफ डेवलप फॉर्मुलेटेड 5-year प्लान, ठीक है, 5-year प्लान बनाए, डेवलप द इंडियन इकोनॉमी। सम ऑफ द प्रॉब्लम नेसेसिटेटेड नीड फॉर इमीडिएट प्लान, कुछ इमीडिएट प्लान भी चाहिए थे। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, भाई से सबसे खतरनाक। दूसरा फॉरेन ट्रेड हमारा क्या चल रहा था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर भी था, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उनको भी डेवलप करना है हमें, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनकी, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत थी, प्लान की जरूरत थी। व्हाट्स अ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट का, ठीक है, जिन्होंने 5-year प्लान बनाया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, रिजोल्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्च 1950 में, याद रखिए कब हुआ, मार्च 1950, क्लियर, ठीक है। डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट अ रैपिड राइज, किसी में रैपिड राइज, किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, पहली बात, ठीक है। एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, नेक्स्ट प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जितने भी है सबको सर्विस प्रोवाइड करने का काम था हमारा मेन। गोल्स ऑफ 5-year प्लान, सबसे पहला ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। ये मेजर 4 गोल थे हमारे 5-year प्लान के, कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे एग्जीक्यूट करें, चीजों को लेके आए। तो हमें सबसे पहले ग्रोथ करनी है, मॉडर्नाइजेशन भी करना, मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल भी करना है, और डेमोग्राफिक मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंड है ना, किसी बात पे डिपेंड है, और इक्विटी लानी है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पहला था मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, सोशल आउटलुक मतलब डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, सबसे ज्यादा फोकस था इस पे हमारा, ठीक है, कि मेंस के साथ वुमेन्स में। दूसरा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब कि बाहर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है, क्लियर। दूसरी बात इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट आउटपुट को बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज में, इक्विटी, रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड द वेल्थ।
फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट यार देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने पॉपुलेशन बूम पे है, ठीक है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पा रहे जितनी पॉपुलेशन जनरेट कर रहे हैं। Refer to situation when all the people in the working age group is actually engaged in some gainful employment, यानी कि जो वर्किंग एज के लोग हैं उनका कुछ ना कुछ काम करने को होना जरूरी है। टाइमिंग ऑफ 5 ईयर प्लान, देखो पहला 5 ईयर प्लान आया 51 से 56, 61, 61, 66, 66 to 69, ठीक है। फोर्थ प्लान 69 to 74, फिफ्थ प्लान 74 से 78, एनुअल प्लान 79 to 80, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 11th प्लान 2012 में हमारा 11th प्लान चल रहा था, क्लियर, खत्म होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये कहते हैं एपिटर 2012, ये तो 2112 हो गया, बहुत ज्यादा लंबा चला गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार कहते बोले नहीं बहुत होगा, प्लानिंग कमीशन करते करते अब बनाओ नीति आयोग। क्या बनाओ, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन, फुल फॉर्म, ठीक है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है नीति आयोग इज स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है, और सीयूईटी में भी आ सकता है क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट, नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आयोग, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्टेब्लिश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, आफ्टर हैविंग डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन, खत्म कर दिया। फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्लियर। नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी, जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसका चेयरपर्सन काउंट किया जाएगा, सेम एज प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन का होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। कमीशन है ऑल्सो नीति आयोग, शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेके आए, स्टेटेबल प्लान्स विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, foster cooperative federalism with the states on continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation, यानी कि 10 स्टेट है, सबको स्ट्रांग कर दो तो ऑटोमेटिकली पूरा पूरा देश स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर सी बात है। इकोनॉमिक प्लानिंग देखो पहला एक सेकंड छोटी सी हल्का सा लेंगे, हाँ अब थोड़ा क्लियर है, ठीक है। देखो ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान थे, ठीक है। अभी अगर 90-50 ये हमारे 4 पॉइंट थे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इक्विटी वगैरह सारा चल रहा है, शेयरिंग चल रही है, किसी पे ज्यादा फोकस करते हुए जा रहे हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ग्रोथ रेट, टारगेट, ठीक है। फर्स्ट प्लान में हमारा क्या था, ग्रोथ रेट ये थी, टारगेट ये था, ग्रोथ रेट टारगेट, ग्रोथ रेट टारगेट, ग्रोथ रेट टारगेट। तो कहीं पे क्या है, जो हमारा टारगेट हम उसे अचीव कर पा रहे हैं, कहीं पे उसे अचीव नहीं कर, उसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी केवल एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करती है, बाहर के बहुत सारे फोर्सेस हैं जो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूएसए में रिसेशन आ जाए, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा, क्लियर बात है। तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 50 तक, टोटल व्यय था 206.8 बिलियन, ठीक है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, एनर्जी इरिगेशन में, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लैंड रिहैबिलिटेशन, सोशल सर्विस, टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ अचीव हैड 6.6% ईयर, ठीक है। जीडीपी इतनी थी, इवोल्यूशन ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम लेकर, इंप्रूवमेंट इन रोड, सिविल एविएशन, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब में हमने क्या किया, इंप्रूवमेंट अच्छा किया, ठीक है। समरी ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया, ठीक है, ये वाला टॉपिक बेटा हट चुका, नहीं फिर पढ़ लेते हैं। बेस्ड 2 मार्क मॉडल पे था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 1952 में आया, पावर इरिगेशन पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। सेकंड 5 ईयर प्लान टारगेट इतना था, ग्रोथ हमें इतनी मिली, क्लियर। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे कहते हैं मैनलोबिस प्लान, ठीक है, पीसी मैनलोबिस, ठीक है, ही वाज द
आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने किस पे फोकस किया, हाउ टू प्रोड्यूस आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने कैपिटलिज्म पे ज्यादा फोकस किया कि भैया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, और सब प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ बहुत सारे प्लान्स दे रखे हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका। पीसी मैलनोबिस की बायोग्राफी की इनकी खुद की किताब छाप दी यहाँ पे हमने, कुछ लेना देना नहीं इससे। हाँ देखो, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, नेशनल सैंपल सर्वे इन 1950 set up the Central Statistical Organization to coordinate statistical activities. He became the member of the Planning Commission 1955, continued that capacity 1967, 1959. The ISI, ठीक है, was declared as an institution of national importance. Clear? कोई बात यहाँ तक? मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या चल रही थी, देखो, लो प्रोडक्टिविटी थी, disguised unemployment, dependence on rainfall, substance farming थी, objective of farmer is to secure substance for his family, not to earn, यहाँ पे लिमिटेड थे बेचारे, traditional inputs, small holdings, backward technology, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसे हमने कैसे सॉर्ट आउट करेगा, क्लियर। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें दोबारा से, pressure of population, land degradation, substance farming थी, social environment, crop loss by pest, insect, flood, we don't have the good quality of seeds, institutional problem क्या थी, small and scattered holdings, poor implementation of land reforms, ये सारी problems थी हमारे पास, lack of credit and marketing, banking facility नहीं थी, क्या नहीं थी, banking facility बहुत कम थी, क्लियर बात यहाँ तक। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी इसमें, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न था, आउटडेटेड टेक्निक थी। अब क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जमींदार, मनी लैंडर्स, इन सबको हमने कहा बाहर में जाओ, निकल यहां से। रेगुलेशन ऑफ रेंट फिक्स कर दिया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लैंड को हमने ट्रांसफर कर दिया एक्चुअल टिलर्स के हाथ में, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, भैया जैसे मान लो 5 बीघा पर पर्सन के हिसाब से जमीन मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों से कहा कि भैया आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास जो इंस्टीट्यूशन है, तो आप क्या करो, 4 लोग मिलकर पहले एक का काम करो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। दूसरा, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या कहा कि मिक्स फार्मिंग को भी आप यूज करना शुरू करो। जनरल रिफॉर्म्स कहते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई, क्रेडिट हमने देना शुरू किया, हमने रेगुलेटेड मार्केट एंड कॉर्पोरेशन मार्केट सोसाइटी दी, सपोर्ट ऑफ प्राइस पॉलिसी, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। टाइम फॉर हैव अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब क्या आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्या का रिफॉर्म दिए, पहला HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमने दिए, केमिकल फर्टिलाइजर ने प्रोवाइड कराए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रोटेक्शन के लिए दिए, साइंटिफिक रोटेशन बताया, रिसर्च सेंटर बनाया, मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन दिया। अचीवमेंट क्या था, राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग बढ़ी, इम्पैक्ट ऑन सोशल इवोल्यूशन, यूज न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड एंड फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे। क्या, HYV सीड्स के लिए हमें क्या चाहिए था, ज्यादा इरिगेशन चाहिए था। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंशियल राइज इन द एक्रीगेज का दौरा पर एकड़ जो था वो बढ़ रहा था प्रोडक्शन। फेलियर क्या कहता है, लिमिटेड क्रॉप्स के लिए, लिमिटेड व्हीट एंड राइस स्टेट्स, कौन से थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। पार्शियली रिमूव ऑफ पॉवर्टी, नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। इनकी डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर, उनकी इनकम ज्यादा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, क्यों, फर्टिलाइजर केमिकल से बने थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से केमिकल से बने थे, और वो क्या करते थे, लैंड पॉल्यूशन एंड द वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंट्री, फॉलोइंग पॉइंट्स हैड द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, नेशनल इनकम बढ़ाती है, रीजनल बैलेंस बढ़ाती है, मॉडर्नाइजेशन लेकर आती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, की टू वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पैक्ट्स डायनामिक टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे फीचर्स हमें एक इंडस्ट्री से मिलते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट देखते हैं, ऐसे तक देखो, जीडीपी शेयर 20% इन 2013 टू 14 तक, यहां तक आ गया था भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट,
कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड करी। मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाए। पब्लिक सेक्टर का हमने एक्सपेंशन किया, हर चीज में हम पब्लिक सेक्टर को लेके आए। बिल्डिंग अप कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमने बनानी शुरू की, पहले इंडिया में नहीं थी। नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री भी हमने बनानी शुरू करी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही, देखो सबसे पहली बात क्या थी, सेक्टोरियल इम्बैलेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे फेल टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। रीजनल इम्बैलेंस, रेस्ट्रिक्ट टू द फ्यू स्टेट, कुछ स्टेट में रिसोर्सेज ज्यादा थे तो वहां पे डेवलपमेंट किया, जहां पर रिसोर्सेज थे वहां डेवलपमेंट नहीं किया। क्लियर। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सिकनेस विच रेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, नहीं मिल रहा। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती थी ड्यूटी टू मेक इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट पे क्या लगा था, टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हमारा क्या जा रहा था, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट वो नहीं दे रहा था। दूसरी बात, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो। पॉइंट क्या था यहाँ पे कि जब हमने एक कहावत सुनी ना कि दूध का जला छाछ को फूंक मार मार के पीता है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी आई इंडिया में, ट्रेड के बहाने, और धीरे धीरे उसने क्या किया, हम पे कैप्चर कर लिया, हमें भैया एक तरह गुलाम बना लिया। तो भैया सोचते यार कभी फिर से ऐसे कंपटीशन में आए, बाहर तो लोगों को पैसा, बाहरी कंपनी आएंगी और हमें दिक्कत करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, सेल्फ रिलायंस चाहिए। तो एक काम करते हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रखते हैं, सब टोटल मिला के ABCD 4 ग्रुप में इन्होंने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया। जब इन्होंने 4 ग्रुप में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी सारी गवर्नमेंट के हाथ में थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ लिमिटेड यूनिट्स बचे थे, इन चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो। अब कहानी कहाँ खराब हुई, जो पब्लिक सेक्टर था, ठीक है, उसमें हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, बट वी डोंट नो हाउ टू रन दैट। समझ में बात नहीं कि हम उसे रन किस तरीके से, किस तरीके से बेनिफिट कमाए कि ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस थी वो डे बाई डे क्या थी, डिक्लाइन होती जा रही थी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर क्या था, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ स्टेट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। पहली बात, लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास था ही नहीं। लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का लिमिटेड था। सोशलिस्ट पैटर्न था हमारा, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या था, जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भैया ज्यादा अच्छा था नहीं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया वो भी करने दे। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की भी एक जगह ही ना हो जाए, सबके हाथों में होनी चाहिए। टू प्रमोट इंपोर्ट सब्सिडाइजेशन, ठीक है, कि इंपोर्ट को हमें सब्सिडाइज करना है, खत्म करना है, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है आगे। पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR क्वेश्चन आता है MCQ में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया, 1956 में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, गवर्नमेंट रेगुलेट कर दी थी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज को। 1956 में रिजोल्यूशन लेट डाउन हुआ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे ये देखते हैं। पहली चीज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना है, डिस्पैरिटीज को खत्म करना है, प्रिवेंट मोनोपोलीज को प्रिवेंट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द सिंगल हैंड मस्ट बी रिमूव्ड। दूसरी बात, अब पॉलिसी आई 1956 के फीचर्स क्या क्या थे भैया इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वर इन द 3 शेड्यूल डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। पहला A 17 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, whose future development would be responsibility of the state. 12 were included in the Schedule B, private sector and supplement effort of public sector with the state taking sole responsibility starting new unit बनाएगा। अदर रेसिडुअल इंडस्ट्री वर लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी A और B की, A वाली कैसी थी, गवर्नमेंट के हाथ में, B वाली थी जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर का हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, और थर्ड वाली होती है उसे प्राइवेट सेक्टर कोई भी चला सकता है। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, उस पर स्ट्रेस है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बड़ा गंदा सीन है। इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टेबलाइज ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आया हमारा लाइसेंस राज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI प्रेजेंटली डिफाइंड है वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। पहले क्या था 1 करोड़, उससे पहले 5 लाख। लेबर इंटेंसिव होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लोग अपने आप को खुद क्या करेंगे, एज ए बॉस बना सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए छोटी बीच पर बड़ी चीजें बजा रहे हैं। लोकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या थी, फाइनेंस नहीं मिलता, रॉ मटेरियल नहीं मिलता, मार्केटिंग नहीं है उनके पास,
आउटडेटेड मशीन इक्विपमेंट है, कंपटीशन है बड़े बड़े स्केल इंडस्ट्रीज से, क्लियर। तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आता फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे क्या चल रहा था, फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो रॉ मटेरियल जाता सारा एक्सपोर्ट होता इंडिया से ब्रिटेन के लिए बड़ी तादाद में, और फिनिश गुड ब्रिटेन से इंडिया आते थे, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या था, फेवरेबल, एक्सपोर्ट जाता इंपोर्ट से, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं था, वो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट था। इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आए। पहला, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कम हो गया, ठीक है। दूसरी बात, परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है, वो इंक्रीज किया हमने। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट, पहले क्या ब्रिटेन को जाता था, अब उन्हें बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करना शुरू किया। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज अ मेन ट्रेडिंग पार्टनर, ब्रिटेन को हमने थोड़ा थोड़ा साइड हटाना शुरू कर दिया। ट्रेड पॉलिसी आई, हमने क्या बोला, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द इंपोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटास, ठीक है। अब कैसे बचाएं, मान लो कि बाहर से कोई डेवलप्ड नेशन है, उसकी कोई कंपनी बनी पड़ी भैया, वो दोनों प्रोडक्ट सस्ते में बेच दे, अगर मैं उस पर टैक्स लगा दूं, जिसे हम डंपिंग कहते हैं, ठीक है, अगर मैं उसमें डंपिंग एंटी डंपिंग लगा दूं तो मैं टैक्स ज्यादा लगा तो प्रोडक्ट आउटलेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट क्या होगा, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे बच जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एंड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या बेनिफिट पड़े, देखो, सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन अवर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिटिसिज्म क्या थे, इट डिड नॉट लीड टू द ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं मिली भैया। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन क्या हुआ, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कोई नई चीज आई नहीं थी मार्केट में, तो उसे देख के नई चीज लाए कहां से। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर था जो कि ज्यादा इनएफिशिएंट था, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, उसकी मोनोपोलीज की ग्रोथ ज्यादा होती, अपनी मनमानी चल रही थी सारी। इट डिड नॉट लीड टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब आया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग कहता है चैनलाइज करने को चीजों को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। डेवलपमेंट रिजोल्यूशन आईडीआरए कब आया, 1951 में। एमसीक्यू आएगा, आ सकता है, सीयूटी में भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या था आईडीआरए एक्ट ऑफ 1951 का, पहली बात, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रायोरिटी, क्या क्या प्रायोरिटी है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मोनोपोली को हटाओ, बैलेंस रीजनल बैलेंस डेवलप करना है, ठीक है, सारे रीजन को डेवलप करना है। अनड्यू कंपटीशन बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या कोई ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी, बचाना है सारे को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केल फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स अंडर दिस एक्ट द फॉलोइंग वर द एप्लीकेबल। पहला, schedule industry should be registered with the government, जो इसमें schedule होती। License must be obtained by the all the new industries. Government is authorized to examine the working of an industry undertaking. If the undertaking continue be mismanaged, government can take over its management. तो क्या कह रहा हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। लाइसेंस कौन, सारी इंडस्ट्रीज के पास होना, जितनी नहीं आ रही, गवर्नमेंट ऑथराइज है कि किसी भी इंडस्ट्री को जाके क्या कर सकते, एग्जामिन कर सकती है। अगर वो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट उसे अपने हाथ पे लेके फिर मैनेज करेगी। चलो, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहली बात, अडॉक सिस्टम था, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, कोई भी कर सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। Quality of techno-economic examination conducted by Director General of Technical Development was generally poor. खराब थी, उन्हें पता नहीं था किस तरह काम चलाना है। Licensing policy result in the underutilization of capacity in many industries. लाइसेंस ही नहीं मिल रही तुम्हें, काम अच्छा कर सकते हो, मौका दे नहीं दो, ये खराब हो गई। In reality, the policy helped large business houses in the accumulating economic power. क्या करेंगे, इकोनॉमिक पावर को एक्यूमुलेट कर सकती है, लेकिन क्या हुआ, उनके हाथ में पावर कहां से आ गई, लार्ज बिजनेस हाउसेस का, वो क्या करते थे, मान लो 4 लोग, एक 3 की इंडस्ट्री चल रही, चौथा आगे उसी सेम फील्ड में इंडस्ट्री खोलना चाहते थे, बड़े लोग क्या करते थे, इंडस्ट्री उनके पास, फिर भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे और पैसा दे आगे रिश्वत वगैरह देके लाइसेंस ले लेते थे, ठीक है। लाइसेंस लेने के बाद वो इंडस्ट्री कभी खोली ही नहीं जाती थी, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी काम चल रहा था, बस वो क्या अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने से रोक रहे थे। इस चीज को हमने कहा परमिट लाइसेंस राज।
The licensing authority many times granted license big business houses without proper scrutiny of their application. ठीक है, इसे कहा गया परमिट लाइसेंस राज। क्लियर बात यहाँ तक? तो आज की क्लास यहीं तक क्लियर आई। आपके मलिक सर O2 डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको रिसेंटली मिल जाएगी, लास्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें हमारे 4-5 चैप्टर बचे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो 4 चैप्टर में एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, एंड दिवाली आने वाली है, उसको भी अच्छे से एंजॉय करिएगा।